बीबीसी दुनिया में आज देखिए रूस यूक्रेन हमले का 3 साल, कई सवाल। एक तरफ अमेरिका का बढ़ता दबाव तो दूसरी ओर कई यूरोपीय सहयोगियों ने दिया साथ देते रहने का भरोसा। रूस के हमले के 3 साल पूरे होने पर किस मोड़ पर खड़ा है यूक्रेन? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। युद्ध खत्म कराने की ट्रंप की कोशिशों के बीच क्या चाहते हैं यूक्रेन के लोग, ये भी देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में, लेकिन पहले हेडलाइंस। जर्मनी में नई राजनीतिक करवट, चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी यानी CDU। इसके नेता फ्रीडरिख मर्ज अगले जर्मन चांसलर बनने की राह पर। कहा अपने देश के साथ यूरोप के सामने खड़ी चुनौतियों का भी करना है मुकाबला। दुनिया में बढ़ रही तानाशाही की वजह से मानवाधिकार पर मंडरा रहा है खतरा। कई UN नेताओं ने दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने रूस के यूक्रेन पर हमले का हवाला देते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे युद्ध की आग भड़काने वाले नेता। कोहली ऑलवेज किंग है। कोहली जैसा कोई प्लेयर नहीं, मेरा फेवरेट। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों हारने वाले पाकिस्तान के लोग क्यों कर रहे हैं विराट कोहली की तारीफ, देखेंगे पाकिस्तान से रिपोर्ट। आज ही के दिन यानी 24 फरवरी को साल 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की। 3 साल हो गए, लेकिन ये जंग अब भी जारी है। बीते 2 दिनों की ही बात करें तो रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें राजधानी कीव समेत देश के कम से कम 13 इलाकों को निशाना बनाया गया है। आज ही कीव में कई यूरोपीय नेता जुटे हैं। इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्थायी शांति समझौते की अपील की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यूक्रेन कभी नहीं झुका। लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल केवल रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका भी बढ़ा रहा है। ये साल सही मायने में एक स्थायी शांति की शुरुआत का साल होना चाहिए। पुतिन हमें अमन नहीं देंगे, किसी चीज के बदले भी नहीं। हमें अमन अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और एकता से ही हासिल करना होगा। तो ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग खत्म हो, और हो सकता है इस जंग में अमेरिका यूक्रेन की अब मदद ना करे। तो इस बदले हालात में यूक्रेन के लोग क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझौता करना चाहते हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। कीव की 120 साल पुरानी केबल ट्रेन, जिसके केवल 2 स्टॉप हैं और रूट सबसे सीधा और सरल, पर जो जटिल है वो है जंग में यूक्रेन की स्थिति। और ऐसा लगता है कि यूक्रेन के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया है। हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव यूक्रेन के बदले रूस की तरफ हो गया है। कुछ लोग हैं जो रूस के पक्ष को सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमें समझते हैं। यूरोप में मेरे कई दोस्त यूक्रेनियों का समर्थन करते हैं। जहां अमेरिका ये तय कर रहा है कि वो यूक्रेन की मदद जारी रखे या नहीं, वहीं जंग लड़ने के लिए लोगों को बुलाने के तरीके पर यूक्रेनियों की राय बटी हुई है। बीमारों को छोड़कर सभी को लड़ना चाहिए। अगर सबने छिपने की बजाय शुरू से ऐसा किया होता तो हमें बहुत पहले ही शांति मिल जाती। यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। वो इस बात की गारंटी चाहता है कि रूस दोबारा कभी भी उस पर हमला नहीं करेगा, और अमेरिका अभी तक इसकी गारंटी देने से बच रहा है। डिम्को पिछले साल ही एक ड्रोन पायलट के तौर पर तैनात हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि राजनीति का उन पर और उनके कॉमरेड्स पर क्या असर हुआ है। निजी तौर पर मेरे लिए इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैं अभी भी अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अमेरिका हमें दी जा रही सारी मदद रोक देगा, जिससे ये जंग और ज्यादा घातक हो जाएगी। रूस के आक्रमण के बावजूद कीव जैसे बड़े शहर काम करते रहे हैं। यहाँ रूसी ड्रोन हमला हुआ जिसमें एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई। लगभग पूरे यूक्रेन में ऐसे हमले रोजाना होते हैं। रूस यूक्रेनियों पर दबाव बनाने के लिए अक्सर ड्रोन हमले करता है, पर अब अमेरिका भी यूक्रेन को भविष्य में मिलने वाली अमेरिकी मदद के लिए उसकी शर्तों को मानने का दबाव बना रहा है। धमाका इतना तेज था कि जोया के फ्लैट की खिड़कियां टूट गईं। वो यहाँ अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती हैं। वो घबराई हुई हैं, इसलिए रोजाना प्रार्थना करती हैं कि जंग खत्म हो जाए। लेकिन क्या वो ट्रंप के शांति समझौते को स्वीकार करेंगी? हमारा देश हमारा है और ये हमारा ही रहना चाहिए। अपने क्षेत्र को किसी और के हवाले करना गलत है। कोई समझौता तो जरूर होना चाहिए। लेकिन वो समझौता होगा कैसा?
यूक्रेन और यूरोप को तो उस समझौते की बातचीत में शामिल नहीं किया गया है और वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका के समर्थन के बिना रूस के खिलाफ डटे रहने के रास्तों पर काम कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। अब यूक्रेन के सहयोगियों के सामने ये भी चिंता है कि अमेरिका की बदली हुई नीति से कैसे निपटा जाए। कीव में जो समिट हो रहे हैं उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई यूरोपीय नेता शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के बिना कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। वहीं कई देशों ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा भी की। लेकिन ये देश यूक्रेन की और मदद करेंगे कैसे, ये बता रहे हैं बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवन। मैं उनके नजरिए और यूक्रेन के नजरिए से कहूं तो ये वक्त अब केवल बातचीत का नहीं रहा। ऐसे में अगर वो यूक्रेन की मदद जारी रखना चाहते हैं और अमेरिका नहीं करता तो उन्हें कुछ बड़े राजनीतिक और वित्तीय फैसले लेने होंगे। उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी का जोखिम उठाना होगा। जर्मनी के नए चांसलर बनने जा रहे फ्रेडरिक ने कहा है कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता और उन्हें अपने आर्थिक हालात पर भी गौर करना होगा। यूक्रेन को अपनी मदद और सैन्य सहायता जारी रखने के लिए उन्हें बहुत अधिक पैसे की जरूरत होगी और ये उनके लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चे पर मुश्किल होगा। उधर रूसी क्या सोचते हैं, बता रहे हैं बीबीसी के रूस संपादक स्टीव रोजनबर्ग। The Russians are more confident than ever. रूसी पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हैं कि वो अच्छी स्थिति में हैं। न केवल पूर्वी यूक्रेन में जंग के मैदान पर उन्हें मिल रही बढ़त के कारण, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में जो बयान दिए हैं उनके कारण भी। उनके बयान लगभग रूस के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे 3 साल पहले जंग शुरू करने के लिए व्लादिमीर पुतिन की जगह यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराना। Putin's decision to launch this full-scale invasion 3 years ago. और अब खबर जर्मनी से, जहां के नए चांसलर बनने वाले हैं फ्रीडरिख मर्ज। और अपनी जीत के साथ ही उन्होंने यूरोप को चेतावनी जारी कर दी और कहा कि अमेरिका का रुख बदल गया है। ऐसे में यूरोप को तैयार रहना चाहिए खुद की रक्षा करने के लिए। पारंपरिक और दक्षिणपंथी नेता की पहचान रखने वाले 69 साल के मर्ज के समर्थक मानते हैं कि वो यूरोप के संकट का समाधान बन सकते हैं। मर्ज ने कहा है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी यूरोप को एक करना। मर्ज की सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स यूनियन यानी CDU को चुनाव में लगभग 28% वोट मिले। उन्हें सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो चुनाव में दूसरे नंबर पर आई धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD के साथ काम नहीं करेंगे, जिसे 20.8% वोट मिले हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स की पार्टी SDP तीसरे नंबर पर रही। और हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को लेकर रवैये को देखते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन को और मजबूत करना होगा। देखिए बीबीसी संवाददाता जेसिका पार्कर की रिपोर्ट। वो शख्स जो अब जर्मनी का नेतृत्व करने वाले हैं, इन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो अब उनके सामने मौजूद चुनौतियों को समझते हैं। दूसरी ओर धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD के इलेक्शन बेस पर झंडे लहरा रहे थे। AFD दूसरे नंबर पर रही। ये इनका अब तक का सबसे बेहतरीन चुनावी नतीजा रहा। वो सरकार नहीं बना पाएंगी क्योंकि कोई भी पार्टी उनके साथ काम नहीं करना चाहती, पर AFD के मुताबिक वो सत्ता की राह पर है। चुनावों की रात सेंटर राइट पार्टी के हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा है, पर मैंने जिन कार्यकर्ताओं से बात की उन्होंने कहा कि उन्हें नतीजों से थोड़ी निराशा हुई है। उन्हें बेहतर नतीजों की उम्मीद थी। ये वो पार्टी है जो अगली सरकार बनाने की स्थिति में है। जर्मनी की अगली सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी? मुझे लगता है सबसे अहम मुद्दा है आप्रवासन, फिर अर्थव्यवस्था। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें यूक्रेन के मसले को हल करना होगा। और अमेरिका के साथ रिश्तों पर फ्रीडरिक मर्ज ने ये कठोर आकलन किया। बीते हफ्ते ट्रंप के दिए गए बयान के बाद ये बिल्कुल साफ है कि अमेरिकी सरकार को यूरोप की कोई फिक्र नहीं। फिलहाल घरेलू मोर्चे पर ये रिश्ते बनाने का वक्त है। जर्मनी में एक गठबंधन सरकार बनाना कभी भी आसान काम नहीं रहा है। बीबीसी संवाददाता जेसिका पार्कर की रिपोर्ट।
जनवरी में एजियन सी में डूबने से 7 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। ईरान की एक महिला और उनकी 3 साल की बेटी भी उनमें से एक थी। ये लोग ठसाठस भरी एक छोटी सी नाव में सवार थे। ये लोग शरण मांगने के लिए तुर्की से ग्रीस जाने की कोशिश में थे। हादसे में बचे 2 लोगों ने बीबीसी को बताया कि ये हादसा तुर्की की कोस्ट गार्ड बोट की वजह से हुआ, पर एजेंसी का दावा है कि प्रवासी उस वक्त पानी में गिर गए जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। देखिए बीबीसी संवाददाता रोजा असादी की रिपोर्ट। यह है 3 साल की डेल्सा, जिनकी इसी साल जनवरी के महीने में एजियन सी में डूबने से मौत हो गई। उनकी 6 साल की बहन डेनिस और उनके अंकल बच गए, लेकिन उनकी मां नाजनीन नहीं बच पाई। नाजनीन अपनी बेटियों और अपने भाई मेहरान के साथ अवैध तरीके से तुर्की से ग्रीस जा रही थीं। उनके पति अमीन उनसे बाद में ग्रीस में मिलते। ये लोग ईरान के नागरिक हैं और तुर्की में करीब 1 दशक से रह रहे थे। तुर्की ने उनकी शरण की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने यूरोप का सफर करने का फैसला लिया। पर उनका सफर गजाल चमली के तट से शुरू हुआ, जो उन्हें ग्रीस के द्वीप समोस ले जाता। लेकिन द्वीप पर पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले उनकी नाव डूब गई। नाजनीन और डेल्सा 5 दूसरे शरणार्थियों के साथ डूब गए, जिनमें एक अफगान महिला, उसकी 2 बच्चियां, एक अफगान आदमी और उसका बेटा शामिल था। मेहरान और अमीन ने बीबीसी को बताया कि 16 जनवरी की रात को जो हादसा हुआ वो उसके लिए तुर्की के कोस्ट गार्ड्स को जिम्मेदार मानते हैं। हम एक छोटी नाव से जा रहे थे। कोस्ट गार्ड्स हमारे पास आए। उन्होंने हमारे इर्द गिर्द कई चक्कर लगाए, जिससे हमारा संतुलन बिगड़ गया। नाव में पानी भर गया और कैप्टन ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमने कहा कि हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, मदद कीजिए। फिर वो हमारे और करीब आ गए। तब तक वो बोट डूब चुकी थी और सब लोग डूब गए। मैंने अपनी बहन और 3 साल की नीस को खो दिया। नाहिद, जो हादसे में बच गई थीं, उन्हें बेहोशी की हालत में पानी से निकाला गया। वो बच गईं, पर उनके पति और बेटे की मौत हो गई। तुर्की के बड़े जहाज ने हमें रुकने का आदेश दिया, लेकिन कैप्टन बोट चलाता रहा ताकि तट तक पहुंचा जा सके। इससे लहरें पैदा हो गईं और पानी हमारे ऊपर आ गया, जिससे हम घबरा गए। हम आखिरकार रुक गए। उन्होंने और बड़ी लहर उठाई, जिससे हम में से कई समंदर में जा गिरे। तुर्की का जहाज पास में ही था, पर कोई हमें बचाने नहीं आया। हम 35 से 40 मिनट पानी में ही थे। शरणार्थी कैसे पानी में गिर गई, ये सवाल जब बीबीसी ने तुर्की के कोस्ट गार्ड से किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बयान जारी कर दिया, जिसमें लिखा था, उस इलाके में भेजे गए तुर्की के कोस्ट गार्ड्स की चेतावनी के बाद भी कुछ अवैध अप्रवासियों ने भागने की कोशिश की और समंदर में गिर गए। नाजनीन और डेल्सा के शव ईरान में 1 फरवरी को दफनाए गए। दूसरी तरफ अमीन, मेहरान और डेनिस अभी भी तुर्की में हैं। उन्होंने तुर्की के एक कोर्ट में कोस्ट गार्ड्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और उन्हें डर है कि इससे उन्हें वापस ईरान जाना भी पड़ सकता है। बीबीसी संवाददाता रोजा असादी की रिपोर्ट। और चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी और बॉलर्स की टाइट गेंदबाजी की वजह से भारत ने मैच अपने नाम किया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता फाकिर मुनीर ने कुछ क्रिकेट फैन से बात की और भारत की जीत पर और पाकिस्तान के हार पर उनकी राय जाननी चाहिए। पहली बात तो यह कि इन्होंने टॉस जीत भी लिया था ना, तो इन्हें बैटिंग लेनी चाहिए थी। इंडिया के मैच में पाकिस्तान जो है वो खेलते ही प्रेशर से है। कोहली ऑलवेज किंग है। कोहली जैसा कोई प्लेयर नहीं। मेरा फेवरेट, मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो कोहली है। हमारे कौमी खजाने का ये बोझ बने हुए हैं। इनकी शिकस्त देखें, इन्होंने कल कितनी गंदी शिकस्त ली है। परफॉर्मेंस पे तो आप कभी भी ना जाएं। उनको आप अपने साथ 100 साल भी लगे रहें तो आप कंपेयर नहीं कर सकते भाई। उनकी क्रिकेट और जो उनकी इंडस्ट्री है ना क्रिकेट की और फिल्मों की, वो उसका ही हमारे जितना हमारा पाकिस्तान का बजट है ना, उनसे इससे ज़्यादा उनका वो 2 चीज़ों का बजट होता है। पहले जो ज़माना था जिसमें शोएब अख्तर, वसीम अकरम खेलते थे, वकार यूनुस, उधर अक्सर जो है ना पाकिस्तान टीम की जीत के आती थी। हमारे मुल्क का नाम फ़ख्र से हम कह सकते थे कि हमने इंडिया से मैच जीत के आते। और यहाँ पे काफ़ी जो है ना लोगों में जज्बा था, जुनून था, लेकिन वो जज्बा जुनून अभी नहीं रहा। हमेशा विराट कोहली जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और कल आप देखें उसको कुछ दिल शाह को, उसने जो कैच ड्रॉप किए, अगर वो कैच पकड़ लेता तो शायद पाकिस्तान उस मैच में कमबैक कर सकता था। किसी काम का नहीं, बस वक्त का ज़िया किया देखकर और कुछ नहीं किया।
एकदम गंदी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। गेम है लेकिन पाकिस्तान में बस सियासत चल रही है, साफ बात है। पाकिस्तान की टीम शुरू में ही अच्छी नहीं बनी, इस वजह से पाकिस्तान दोनों मैच हार गया और चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। बाबर आजम से बड़ी उम्मीद थी लेकिन उसने हमें मायूस किया। कोहली के बारे में कहा जाता था कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उसने एक बड़े मैच में एक बड़ा प्लेयर होने का सबूत दिया और उसने सेंचुरी स्कोर की। यकीनन ये उनकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको जीत पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बिल्कुल मज़ा नहीं आया और इनको चाहिए कुछ इम्प्रूवमेंट अभी करनी चाहिए। ये अभी आदत हो गई इनकी हारना हर किसी से। इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनके जो प्लेयर्स हैं वो पुराने हैं, पाकिस्तान में सब चेंज हो चुके हैं। और वो बच्चे जिन्हें जन्म से ही ऐसी बीमारी हो जिससे उनके देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, उनके इलाज की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन के कुछ डॉक्टर्स ने ये इलाज ढूंढा है जो एक तरह की जीन थेरेपी है। इसकी मदद से कई बच्चों की आंखों की रोशनी बचाई जा सकी है। देखिए BBC संवाददाता मैट ग्रेवलिंग की ये रिपोर्ट। किसी की आंखों की रोशनी क्यों चली जाती है, इसे लेकर 2 दशक से रिसर्च चल रही है। लंदन के एक आंख के अस्पताल में डॉक्टरों को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। उन्होंने बच्चों में होने वाले एक दुर्लभ किस्म के अंधेपन का इलाज ढूंढा। अमेरिका के जैस दुनिया के उन पहले कुछ बच्चों में से एक हैं जिनका इस तरह इलाज किया गया। पहली बार हमें तब अंदाजा लगा जब एक दिन मैं ऑफिस से घर आया। जेस के साथ खेलते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर कब पता चलता है कि बच्चे हमें देख रहे हैं। जेस को जन्म से ही एक रेयर जेनेटिक बीमारी थी जिसे LCA4 कहते हैं। जेस के माँ बाप को पता भी नहीं चला, लेकिन वो सिर्फ अंधेरा या उजाला देख सकता था। फिर उनकी मुलाकात प्रोफेसर जेम्स बेनब्रिज से हुई जो सालों से इस पर रिसर्च कर रहे थे। आप देख सकते हैं इसकी आंख के पीछे रेटिना, जिसकी झिल्ली काफी सेंसिटिव होती है, उस पर असर पड़ता है। ये वो टिश्यू है जिसे हम जीन थेरेपी से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 में पहली बार दुनिया भर से 4 छोटे बच्चे यहाँ लंदन के इस अस्पताल में लाए गए। उन सब की उम्र 1 से 2 साल थी। सबको जन्म से ही दुर्लभ जेनेटिक बीमारी थी और कुछ सालों में सबकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जाने वाली थी। हम पहली बार यहाँ कोविड के दौरान आए, तब सर्जरी कैंसिल हो गई थी। सितंबर 2020 में जेस को भी लंदन के ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। वो सर्जरी के बाद आया और कुछ ही मिनटों में बेड से नीचे आ गया और चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगा। सभी नर्सें इसे देखकर हंसने लगीं। तो आखिरकार ये सर्जरी कैसे होती है? आंख के बाहरी हिस्से में इंजेक्शन दिया जाता है जो सीधे रेटिना में जाता है। खराब जीन्स को नए जीन से बदल दिया जाता है। फिर नए जीन्स AIPL1 प्रोटीन बनाने लगते हैं। हालांकि इस तरह के इलाज के और तरीके इंग्लैंड में मौजूद हैं, लेकिन इस तरीके से उम्मीद जगी है कि बच्चों में जेनेटिक ब्लाइंडनेस के मामलों में इससे फायदा हो सकता है। जेस समेत 3 और बच्चों का लंदन में टेस्ट हुआ। इस बात की जांच हुई कि वो आराम से चलकर रास्ता ढूंढ पा रहे हैं या नहीं, फिर छोटी से छोटी चीज़ों को देख पा रहे हैं या नहीं। इन बच्चों को 5 साल तक मॉनिटर किया गया। सबकी नज़र अब पहले से मजबूत हुई है। ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन इलाज के इस तरीके पर अब भरोसा हो रहा है कि इससे बच्चों की और बीमारियों का भी इलाज हो पाएगा। हमें नहीं पता था कि इस इलाज का नतीजा क्या होगा, क्या लंबे वक्त तक इसका असर होगा, लेकिन उसका असर अच्छा रहा। अगर जेस को इससे थोड़ा भी फायदा मिले तो ये हमारी जीत मानी जाएगी। BBC संवाददाता मैट ग्रेवलिंग की रिपोर्ट। और अब वक्त BBC ग्लोबल राउंडअप का। व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की बात हुई है। दोनों देशों ने इसकी पुष्टि की है। पुतिन और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब यूक्रेन पर रूस के किए गए हमले को 3 साल पूरे हुए हैं। और बीमार चल रहे पोप फ्रांसिस ने अपनी 10वीं रात भी अस्पताल में गुजारी है। वेटिकन का कहना है कि पोप ने रात भर आराम किया है। पोप फ्रांसिस का डबल निमोनिया का उनका इलाज हो रहा है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।